कहानी की शुरुआत समुद्र के बीचों बीच तैरते हुए एक विशाल जहाज से होती है। वहां सोफिया नाम की एक रिसर्चर अपनी टीम के साथ प्रशांत महासागर के तल में जमा कचरे और प्रदूषण पर रिसर्च कर रही थी। अचानक उसके दो साथी घबराए हुए उसके पास दौड़कर आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने समुद्र की गहराई से एक रहस्यमय सिग्नल पाया है। यह खबर सुनते ही वे समुद्र के नीचे जाने की तैयारी करने लगते हैं। सोफिया और जेड नाम की एक लड़की जहाज पर रहकर पूरे मामले की निगरानी करने का फैसला करती हैं और बाकी लोग पानी के नीचे चले जाते हैं। सोफिया मॉनिटर की मदद से उनके हर कदम पर नजर रख रही थी। पानी के नीचे थोड़ा आगे बढ़ते ही वे देखते हैं कि एक नीली व्हेल का बच्चा जाल में फंसकर मर चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर का आधा हिस्सा गायब था। पास जाकर जांच करने पर वे समझते हैं कि व्हेल के शरीर पर किसी विशाल दानव जैसे जीव के दांतों के निशान हैं। उसी समय सोफिया को पता चलता है कि यह सिग्नल दरअसल ललित नाम के एक शार्क के शरीर पर लगे ट्रैकर से आ रहा है, जो उनकी टीम के बहुत करीब मौजूद था। देखते ही देखते कई शार्क कृष्ण के चारों ओर घूमने लगती हैं, जिसे देखकर वह बहुत डर जाता है। तभी उनके पास से वह भयानक दानव जैसा शार्क निकल जाता है। कृष्ण के मन में सवाल उठता है कि क्या यही वह खास शार्क है। सोफिया हैरान होकर बताती है कि यहां ललित होना चाहिए और सिर्फ 3 महीने पहले उसका आकार सिर्फ 2.5 मीटर था। लेकिन जब कृष्ण की नजर शार्क के शरीर पर लगे ट्रैकर पर पड़ती है तो वे यकीन कर लेते हैं कि 10 मीटर लंबा यह विशाल शार्क वास्तव में ललित ही है। ललित के भयानक रूप को देखकर कृष्ण जल्दी जहाज पर लौटना चाहता है, लेकिन सोफिया उसे ललित के शरीर का सैंपल लेने को कहती है, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि ललित इतनी कम समय में इतना बड़ा कैसे हो गया। जब कृष्ण इंजेक्शन के जरिए सैंपल लेने जाता है तो दर्द के कारण ललित वहां से भाग जाता है। सैंपल लेने के बाद टीम के सभी लोग ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ललित वापस आकर उन पर हमला कर देता है और एक एक करके सबको खा जाता है। यह भयावह दृश्य देखकर सोफिया उन्हें बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी के नीचे वह कृष्ण का कटा हुआ हाथ तैरता हुआ देखती है और मानसिक रूप से टूट जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वह जल्दी जहाज की ओर लौटने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही ललित उसके सामने आ जाता है और तेजी से हमला करता है। सोफिया किसी तरह खुद को बचा लेती है, लेकिन एक जाल में उलझकर ललित के साथ समुद्र की अथाह गहराई में डूबने लगती है। तेज पानी के दबाव से उसके कानों से खून निकलने लगता है। फिर भी अदम्य साहस के साथ वह खुद को जाल से मुक्त करके किसी तरह पानी के ऊपर आने में सफल हो जाती है। इसके बाद कहानी का दृश्य 3 साल आगे बढ़ जाता है। पेरिस की सेन नदी के किनारे 2 युवक कुछ तलाश कर रहे थे, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ कीमती मिल जाएगा। अचानक उनके जाल में कोई भारी चीज फंस जाती है। बहुत मुश्किल से उसे ऊपर खींचने के बाद वे घबरा जाते हैं, क्योंकि वह एक अनएक्सप्लोडेड मिसाइल था। डर के मारे वे तुरंत पुलिस को खबर देते हैं। पुलिस आकर जांच शुरू करती है तो आदिल नाम का एक अधिकारी बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस नदी से पहले भी ऐसे कई मिसाइल और बॉम्ब मिल चुके हैं। बाढ़ के पानी के साथ बहकर ये यहाँ आ गए थे और अब ये बेकार हो चुके हैं। इधर सोफिया अब शार्क पर रिसर्च नहीं करती, वह बच्चों को समुद्री जीवों के बारे में पढ़ाती है। एक दिन क्लास के दौरान एक बदतमीज छात्र उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसी की वजह से उसकी पूरी टीम खत्म हो गई और अब वह दूसरों को ज्ञान दे रही है। यह बात सुनकर सोफिया बहुत दुखी और उदास होकर घर की ओर निकल जाती है। रास्ते में मिका नाम की एक लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है। सोफिया पहले उसे नजरअंदाज करना चाहती है, लेकिन जब मिका मिक्सी का नाम लेती है तो सोफिया चौंक जाती है। यह वही ट्रैकर का कोड नेम था जो उन्होंने ललित के शरीर पर लगाया था। इसके बाद मिका उसे अपने लैब में ले जाती है और बताती है कि सोफिया ही उनकी प्रेरणा है। बिल नाम का एक व्यक्ति उसे ललित की वर्तमान लोकेशन दिखाता है, जो अब सेन नदी में मौजूद है। लेकिन सोफिया इस पर यकीन नहीं कर पाती, क्योंकि खारे पानी की मछली ललित मीठे पानी में जिंदा नहीं रह सकती। मिका तर्क देती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से शायद ललित के शरीर में बदलाव आया है और उसे बचाने के लिए जल्दी से उसे गहरे समुद्र में वापस भेजना होगा।
सोफिया इस काम में मदद करने से मना करके घर लौट आती है। घर आकर वह अपने लैपटॉप पर वह आखिरी वीडियो देखती है जब ललित ने उसकी टीम पर हमला किया था। यह देखकर वह रो पड़ती है। लैपटॉप पर ललित की लोकेशन देखते ही सोफिया सन्न रह जाती है। उसे समझ में आता है कि ललित सच में अब सेन नदी में है और पेरिस के आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए सोफिया निर्णय लेती है कि किसी भी कीमत पर उसे ललित को पकड़ना होगा। दूसरी ओर मिका और बिल ललित की लोकेशन ट्रैक करते हुए नदी के एक सुनसान हिस्से तक पहुंच जाते हैं। मिका जब पानी के नीचे डुबकी लगाती है तब वह हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुई एक कार पाती है जिस पर किसी विशाल जलीय जीव के दांत के गहरे निशान थे। ठीक उसी समय बिल ऊपर से देखता है कि पुलिस वहां पहुंच चुकी है। वह मिका को ऊपर खींचने के लिए रस्सी पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन मिका खुद को मुक्त करने के लिए रस्सी काट देती है। पुलिस के डर से बिल अपनी नाव लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन मिका जैसे ही पानी से ऊपर आती है पुलिस के हाथ लग जाती है। पुलिस मिका को पूछताछ के लिए ले जा रही होती है। तब सोफिया ललित को ट्रैक करते हुए वहां पहुंच जाती है। इसी बीच आदिल नाम का एक पुलिस अधिकारी अपनी नाव लेकर एक निश्चित स्थान पर जाता है और अपने दोस्त एडमेड को कुछ उपकरण देकर स्टेशन चला जाता है। जब सोफिया उस जगह पहुंचती है तो वहां किसी को नहीं पाती, लेकिन वह देखती है कि एडमेड का कुत्ता पानी की ओर देखते हुए लगातार भौंक रहा है। सोफिया को लगता है कि निश्चित ही कोई दुर्घटना हुई है, लेकिन फिलहाल वह अपने घर लौट जाती है। अगली सुबह आदिल मिका से पूछताछ करता है तो मिका दावा करती है कि सेन नदी में एक अत्यंत खतरनाक शार्क घूम रही है। हालांकि आदिल पहले इसे मानना नहीं चाहता। कुछ समय बाद जब सोफिया को आदिल बुलाता है तब उसे पता चलता है कि मिका ने ही आदिल को फोन करने के लिए कहा था। इसके बाद वे एडमेड की मृत देह बरामद करते हैं जिसकी शरीर का आधा हिस्सा गायब था। शव की हालत देखकर आदिल यह सुनिश्चित करना चाहता है कि क्या यह शार्क के हमले का मामला है। सोफिया जांच करके बताती है कि यह काम ललित का ही था। इसके बाद आदिल, मिका और सोफिया पुलिस चीफ से मिलते हैं और नदी के खतरे के बारे में बताते हैं, लेकिन चीफ उनकी बात को महत्व नहीं देते और मानते हैं कि बोट के इंजन के पंखे से कटने के कारण एडमेड की मृत्यु हुई। फिर भी वह आदिल से कहते हैं कि शार्क की उपस्थिति का सबूत लाएं। चीफ के निर्देश पर आदिल अपनी टीम लेकर नदी में तलाश शुरू करता है और ललित की लोकेशन जानने के लिए सोफिया को भी साथ ले जाता है। मिका भी चुपके से उनका पीछा करती है। निश्चित स्थान पर पहुंचकर आदिल अपने साथियों को पानी के नीचे भेजता है और सोफिया ऊपर से उन्हें गाइड करती रहती है। मिका डरती है कि पुलिस शायद ललित को मार देंगे, इसलिए वह अपने दोस्त बिल को फोन करती है और ललित के शरीर पर लगे ट्रैकर को डिस्कनेक्ट करने को कहती है। बिल असहमत होता है, लेकिन मिका की जिद के आगे वह ट्रैकर को बंद कर देता है। अचानक मॉनिटर से लोकेशन गायब हो जाने पर सोफिया और आदिल चिंतित हो जाते हैं। ठीक उसी समय पानी के नीचे डाइवर किसी विशाल प्राणी की उपस्थिति महसूस करते हैं। खतरा समझते हुए आदिल जल्दी से अपनी टीम को ऊपर खींच लेता है। ललित के हमले के ठीक पहले वे अपनी जान बचा लेते हैं। इसके बाद सोनार डिवाइस में देखा जाता है कि पानी के नीचे लगभग 20 मीटर लंबा एक विशाल शार्क घूम रही है। आदिल को संदेह होता है कि सोफिया शायद लोकेशन बंद कर चुकी है और गुस्से में उसे वहां से जाने को कहता है। अपमानित सोफिया मिका के ऑफिस जाती है और उसे जमकर फटकारती है। मिका तर्क देती है कि सोफिया ललित को मारना चाहती है, लेकिन सोफिया उसे याद दिलाती है कि 3 साल पहले भी वह ललित को दोस्त बनाने की कोशिश कर चुकी थी और उसका नतीजा मिका अच्छी तरह जानती है। इसके बाद मिका ललित को बचाने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और उसे इंटरनेट पर फैलाती है और अपने अनुयायियों से कहती है कि एक निश्चित जगह पर इकट्ठा हों ताकि पुलिस ललित को मार ना सके। दूसरी ओर आदिल पुलिस चीफ से नदी बंद करने का अनुरोध करता है तो चीफ कहते हैं कि सामने एक बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, इसलिए शहर अब बंद करना संभव नहीं है। रात में आदिल सोफिया के पास्ट के बारे में इंटरनेट पर खोजबीन करता है और पता चलता है कि कैसे उसका पति और पूरी टीम ललित के हमले में मारे गए थे। अपनी गलती के लिए पछताते हुए आदिल अगले दिन सोफिया से माफी मांगता है
और उसे मेयर के साथ मीटिंग में जाने का अनुरोध करता है। मेयर के ऑफिस जाकर वे खतरे के बारे में बताते हैं, लेकिन मेयर इवेंट के विशाल बजट को देखते हुए नदी बंद करने के लिए राजी नहीं होते। उल्टा वह निर्देश देते हैं कि इवेंट से पहले किसी भी तरह नदी से शार्क को हटा दिया जाए। निर्णयहीन होकर अब आदिल सोफिया से पूछता है कि उनका अगला प्लान क्या होगा। सोफिया अपने प्लान के बारे में सबको बताती है। वह कहती है कि वे पहले ललित को एक केज में बंद करेंगे, फिर उसे अनकॉन्शियस करके नदी से बाहर निकालकर समुद्र में छोड़ देंगे। यह प्लान सुनते ही सभी तुरंत काम में लग जाते हैं। इसी बीच बिल अत्यंत डरावनी हालत में वहां पहुंचता है। वह सबको बताता है कि मिका पागल हो गई है। मिका अपने अन्य समाज सेवी दोस्तों के साथ सोनार डिवाइस की मदद से ललित को खुद समुद्र में भेजने की कोशिश कर रही है। बिल और बताता है कि उसने ट्रैकर को फिर से चालू कर दिया है, जिससे ललित का वर्तमान लोकेशन पता चल गया है। वे सभी आज ही पेरिस के पुराने अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम कैटाकोम्ब में जमा होने वाले हैं, जो पेरिस शहर बनने से पहले बनाया गया था। आदिल बिल को आश्वस्त करता है और उसे वहां भेज देता है और वादा करता है कि वे जल्दी वहां पहुंचकर उसकी मदद करेंगे। इसके बाद वे सभी उस दुर्गम जगह की ओर रवाना होते हैं। एक चरण में टनल का रास्ता शुरू हो जाने के कारण उन्हें अपनी नाव छोड़कर पैदल आगे बढ़ना पड़ता है। दूसरी ओर मिका अपने दलबल के साथ पहले ही वहां पहुंच चुकी थी और सोनार लेकर पानी में उतर गई थी। उसका विश्वास था कि सोनार की साउंड वेव्स ललित को समुद्र का रास्ता दिखाएंगी। ठीक उसी समय आदिल वहां पहुंचता है और सबको पानी से बाहर आने का निर्देश देता है, लेकिन मिका जिद करके पानी में ही रहती है। तभी वहां ललित का प्रकट होना होता है, जो पहले से भी आकार में अधिक विशाल हो गया था। उसे देखकर उपस्थित सभी डर से सिकुड़ जाते हैं। इसी बीच ललित का एक छोटा बच्चा मिका के बहुत करीब चला आता है और मिका प्यार से उसे छूने जाती है। सोफिया उसे बार बार रोकती है, लेकिन मिका नहीं सुनती, जिससे ललित उत्तेजित होकर पानी के नीचे चला जाता है। खतरा महसूस करते हुए आदिल मिका को बचाने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन वह पहुंचने से पहले ही ललित मिका पर झपट्टा मारता है और उसे फाड़कर खा जाता है। इस भयानक दृश्य को देखकर सभी इधर उधर दौड़ने लगते हैं, स्तब्ध होकर। पुलिस ऑफिसर कुछ लोगों को बचाने में सफल होते हैं, लेकिन कई आम लोग और कुछ पुलिस मेंबर शार्क के शिकार बन जाते हैं। इस उथल पुथल में बिल को भी एक शार्क निगल लेती है। आदिल इतने लोगों की मौत देखकर क्रोधित हो जाता है और शार्क पर बेरोक टोक गोली चलाने लगता है, जिससे ललित वहां से भाग जाता है। इस घटना के बाद बचाए गए लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इतने लोगों की मौत सोफिया को मानसिक रूप से तोड़ देती है। आदिल उसे सांत्वना देता है और कहता है कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह सबको बचाना ही चाहती थी। कुछ समय बाद एक ऑफिसर आता है और आदिल को एक खबर देता है। वे फिर उस जगह लौटते हैं और ललित के एक छोटे बच्चे को मृत अवस्था में ढूंढते हैं, जो आदिल की गोली से मारा गया था। वे उसे लैब में ले आते हैं और सोफिया रिसर्च शुरू करती है। शोध में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। ये शार्क मीठे पानी में जीवित रहने के लिए अपने शरीर की संरचना पूरी तरह बदल चुके हैं। सोफिया जब मृत छोटे शार्क का पेट काटती है, तो उसके अंदर से और भी कई जिंदा छोटे बच्चे निकलते हैं। यह देखकर सोफिया स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि इस छोटे शार्क की उम्र केवल 2 महीने थी और गहराई में जाकर सोफिया समझती हैं कि ये शार्क पार्थेनोजेनेसिस पद्धति से प्रजनन कर रहे हैं, यानी बच्चों को जन्म देने के लिए उन्हें किसी पुरुष साथी की आवश्यकता नहीं है। सोफिया आदिल को चेतावनी देती हैं और कहती हैं कि ललित अब शार्क की एक पूरी नई और भयंकर प्रजाति में बदल चुका है, जो जियोमेट्रिक दर से अपनी संख्या बढ़ा रही है। इन्हें अभी नहीं रोका गया तो वे एक दिन मानव सभ्यता को मिटा देंगे। अगले दिन सुबह सोफिया और आदिल मेयर के पास जाकर सारी घटना खोलकर बताते हैं और तत्काल आगामी इवेंट को रद्द करने का अनुरोध करते हैं। लेकिन मेयर उनकी बात नहीं सुनते और उल्टा इतने लोगों की मौत के लिए सोफिया को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। इससे सोफिया अत्यंत क्रोधित होकर मेयर पर चिल्लाने लगती हैं,
तो मेयर उन्हें ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं। अंततः मेयर आदिल को साफ बता देते हैं कि अब से पूरी स्थिति सेना के नियंत्रण में होगी और सोफिया और उनके साथियों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद सोफिया और आदिल शहर को बचाने के लिए एक गुप्त प्लान बनाते हैं। आदिल अपनी टीम के सदस्यों से मदद मांगते हैं और वे शहर की रक्षा के लिए अपनी जान लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाथ में समय केवल कुछ घंटे था, क्योंकि विश्व स्तरीय वह स्विमिंग प्रतियोगिता या इवेंट शुरू होने वाला था। सोफिया और आदिल अपनी प्लान समझाकर कहते हैं कि वे कैटाकोम के सुरंग में शक्तिशाली बॉम्ब फिट करके विस्फोट करेंगे ताकि वहां मौजूद सभी शार्क एक साथ मर जाएं। आदिल अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक दल बॉम्ब लेकर अंदर जाएगा और दूसरा दल नाव में प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि बॉम्ब चालू करने के बाद बाहर निकलने के लिए केवल 3 मिनट का समय मिलेगा। इसी बीच नदी के किनारे इवेंट शुरू हो जाता है और मेयर के उत्साह में प्रतियोगी पानी में कूदना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर आदिल और उनकी टीम कैटाकोम के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां ललित ने अपना प्रजनन केंद्र बनाया था। सोफिया के पास एक विशेष डिवाइस था जो शार्क को दूर रखता है, लेकिन वहां जाकर सोफिया हैरान रह जाती है क्योंकि ललित वहां नहीं था। फिर भी वे निर्धारित 2 स्थानों पर बॉम्ब सेट करके काम खत्म करते हैं और लौटते समय अचानक ललित वहां प्रकट होकर एक ऑफिसर को खा जाता है। खून का स्वाद पाकर टिड्डों की तरह सैकड़ों शार्क वहां इकट्ठा हो जाते हैं। आदिल अंधकार में लाइट या फ्लेयर जलाते हैं तो वे देखते हैं कि वहां हजारों शार्क गिज गिज कर रही हैं। लेकिन बड़ी समस्या यह थी कि जिस ऑफिसर के पास बॉम्ब का रिमोट या ट्रिगर था वह मर चुका था। दूसरे एक ऑफिसर ने डिवाइस लाने की हिम्मत की तो शार्क उसे भी फाड़ देते हैं। विस्फोट होने में अब सिर्फ कुछ सेकंड बाकी थे। सोफिया तेजी से आदिल को लेकर किसी तरह सुरक्षित दूरी पर हटने की कोशिश करती है और जोरदार आवाज में विस्फोट होता है। विस्फोट में आदिल गंभीर रूप से घायल हो जाता है और सोफिया उसे खींचकर पानी के ऊपर नाव में ले आती है। सोफिया फिर पानी में जाती हैं यह देखने के लिए कि कोई और बचा है या नहीं, लेकिन वहां जो वह देखती हैं उससे उसका खून जम जाता है। ललित दीवार तोड़कर एक विशाल गड्ढा बनाता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। अपने बच्चों की मौत पर ललित अत्यंत क्रोधित था और वह सोफिया की टीम पर जानलेवा हमला करता है। सोफिया खुद और आदिल को बचा पाती हैं, लेकिन उसकी टीम के बाकी सदस्यों को ललित मार डालता है। इसके बाद ललित सुरक्षा जाल फाड़कर स्विमर्स की तरफ बढ़ता है और एक एक कर लोगों पर हमला करना शुरू करता है। क्षण भर में नदी का साफ पानी लोगों के खून से लाल हो जाता है। इस भयानक स्थिति को देखकर वहां सेना पहुंचती है और ललित पर बेतरतीब गोली चलाना शुरू कर देती है। आदिल चिल्लाकर उन्हें गोली बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि नदी के तल में द्वितीय विश्व युद्ध के कई जिंदा बॉम्ब और मिसाइल पड़े थे, लेकिन कमांडर कोई बात नहीं सुनते और गोली चलाते रहते हैं। अचानक एक गोली किसी मिसाइल को लगती है और वह सक्रिय होकर विस्फोटित हो जाता है। उस विस्फोट के झटके से नदी के तल में मौजूद बाकी सभी बॉम्ब और मिसाइल एक एक कर फटने लगते हैं। इस विशाल एक्सप्लोजन सीरीज में पूरे शहर में एक प्रलयंकारी सुनामी उत्पन्न होता है। पानी की प्रचंड लहर में पूरा पेरिस शहर क्षणों में पानी के नीचे डूब जाता है। सुनामी रुकने के बाद सोफिया किसी तरह घायल आदिल को ढूंढती है और उसे लेकर एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर आश्रय लेती है। आदिल के होश लौटने पर वे चारों ओर देखते हैं और पाते हैं कि सिर्फ पानी ही पानी है। लेकिन सबसे भयानक दृश्य यह था कि उनके चारों ओर अब हजारों शार्क घूम रही हैं। यहां तक कि ललित को भी दूर तैरते हुए देखा जा सकता है। वे समझते हैं कि ललित सिर्फ कैटाकोम में ही नहीं, बल्कि शहर के और भी कई स्थानों में अपने वंश का विस्तार कर चुका था। अब पूरा पेरिस शहर पानी के नीचे है और वहां अब केवल शार्कों का राज्य है। इसी भयानक स्थिति के बीच कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, पिछले जो मूवी मैंने दी थी उसका शुरुआत ऐसे होता है कि एक भयानक सच्ची घटना जिसमें 3 पायलट सीधे समुद्र में जाकर क्रैश लैंडिंग करते हैं। तो इस विशाल क्रैश के बाद वे तो बच जाते हैं, लेकिन इस विशाल समुद्र में वे कैसे बचेंगे? तो चलो, इसके पीछे बहुत सारी कहानी है।
जिसे जानने के लिए यह मूवी तुम्हें पूरा देखना जरूरी है। सच कहूं तो मूवी बहुत जबरदस्त है और तुम तो जानते ही हो, ताकि तुम हमेशा मैक्सिमम एंजॉय कर सको ऐसे टाइप की मूवी देता हूं, इसलिए यह मूवी भी हमेशा की तरह रोमांचक मूवी है। तो कोई मिस न करना चाहे, पिछली मूवी स्क्रीन पर ऊपर दी गई है। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्क्रीन में दी गई मूवी पर क्लिक करके मूवी देख लो।